नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है। ए न्यू कॉन्फ्लिक्ट हैज इमर्ज्ड बिटवीन द टू मुस्लिम ब्रदरली कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट। गाजा इजराइल के बाद एक नया संघर्ष अनफोल्ड हो गया है सऊदी अरबिया और यूएई के बीच, वो भी किसी थर्ड कंट्री यमन को लेकर। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। एंड कुछ हेडलाइंस पे यदि नजर डालें तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है इन यमन आफ्टर सऊदी अरबिया बॉम्ब्स पोर्ट सिटी ओवर आर्म्स शिपमेंट फॉर सेपरेटिस्ट फ्रॉम यूएई। सऊदी अरबिया बॉम्ब्स यमन पोर्ट आफ्टर कॉलिंग स्ट्राइक बाई ब्रदरली यूएई डेंजरस। सऊदी अरबिया ने यूएई के एक एक्शन को एक्सट्रीमली डेंजरस बताते हुए यमन की एक पोर्ट सिटी मुकल्ला पे बॉम्बिंग कर दी एंड यूएई को ओपन वार्निंग दी है कि विद इन 72 आवर्स अमीराती ट्रूप्स को यूएई से विड्रॉ कर लिया जाए। सऊदी अरब ने यमन पर बरसाए बम, यूएई के हथियारों की खेप को मिसाइल से उड़ाया। अब ये कौन से हथियारों की खेप यमन में थी जिनके ऊपर सऊदी अरबिया ने बॉम्बिंग की है एंड जिसको लेकर हर तरफ मीडिया की हेडलाइंस हैं? सऊदी अरबिया बॉम्ब्स यमन ओवर वेपन्स शिपमेंट इट क्लेम्स यूएई सेंट टू दी सेपरेटिस्ट इन यमन। नाउ क्या ट्रिगर कर गया है कि सऊदी अरबिया ने अपने ब्रदरली कंट्री यमन एंड यूएई के शिपमेंट पे अटैक किया। हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ्लैश पॉइंट था, क्या ट्रिगर कर गया। इस शिपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, यूएई एंड सऊदी अरबिया यमन में क्या कर रहे हैं, एंड इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही कुछ वीडियोज अगर देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ऐसी वीडियोज सोशल मीडिया पे सरफेस की जा रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि यमन के एक पोर्ट पे खड़ी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की आर्मर्ड व्हीकल्स को सऊदी अरबिया ने बॉम्बिंग की है, जो अब यहाँ पे खाक हो चुकी हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड कुछ नाइट व्यूज भी दिखाए जा रहे हैं कि कैसे रात में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया था इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। एंड वेरियस मीडिया हाउस इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, चाहे फ्रांस 24 इंग्लिश की बात करें। इन्होंने कहा सऊदी अरबिया bombed Yemen port city of Mukalla on Tuesday over what it described as a shipment of weapons for the separatist force there that arrived from the UAE, United Arab Emirates। एंड काफी सारी वीडियोज यहाँ पे सर्कुलेट जो है की जा रही हैं। एक वीडियो मैं यहाँ पे देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरबिया ने लंबे समय तक इस अटैक को कैरी आउट करने से पहले रेकी की है। सर्विलांस एरियल व्हीकल्स के माध्यम से उस पूरे एरिया को इन्होंने सर्विलांस किया, उसकी रेकी की एंड तब जाके इन्हें पता चला कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप आज के समय यमन में बैक्ड हैं बाय यूएई, उनको यूएई वेपन्स एंड आर्मामेंट की सप्लाई कर रहा है, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करेंगे, न केवल यमन के लिए बल्कि सऊदी अरबिया के लिए भी। एंड आई थिंक ये वाली वो वीडियो है, आप देख पाओगे। यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोर्ट की लोकेशन को दिखाया जा रहा है एंड कुछ इस तरह से ये जो जहाज है, शिप है, लेके आता है वेपन्स को, जिनको लेने के लिए ये व्हीकल्स आ रहे हैं एंड पोर्ट पे पहुंचकर इनमें वेपन्स को लोड किया जाता है। एंड जहां पे ये खड़े होते हैं, लोड होने के बाद वहीं पे जो है सऊदी अरबिया बॉम्बिंग कर देता है इस पर्टिकुलर लोकेशन की। नाउ अब धीरे धीरे हम डिटेल में जो है समझने का प्रयास करते हैं कि किस सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात कर रही है। यूएई यमन में वेपन्स को सप्लाई कर रहा है, सऊदी अरेबिया के क्या इंटरेस्ट हैं,
यूएई के क्या इंटरेस्ट है इन यमन, एंड यमन में जो सिविल वार चल रहा है उसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है यमन के मैप का, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हालांकि मैं स्लाइड काफी अच्छी लेके आया हूं, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा मैप ऑफ द मिडल ईस्ट। ये है एशिया का मिडल ईस्ट, जिसमें आपको पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आती हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान के ऊपर आप देखोगे तुर्की भी इसमें शामिल है, एंड ऐसे ही इराक शामिल है। ईरान बेसिकली एक वो देश है जो बहुत से आतंकवादी संगठनों को फंड करता है, सपोर्ट करता है, बैक करता है। ये प्रॉक्सीज के माध्यम से इनडायरेक्टली इजराइल के साथ उलझा हुआ है। इजराइल आपको पता है मिडिल ईस्ट में गाजा को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड इजराइल के दुश्मन चारों तरफ बैठे हुए हैं। चाहे लेबनान में हिजबुल्ला हो, वो भी ईरान के द्वारा बैक है। यमन में हाउदी रिबल्स हो, वो भी ईरान के द्वारा बैक हैं। ऐसे ही हमास जो गाजा पट्टी में है। इजराइल की वजह से ही यमन काफी चर्चा का विषय बना रहा था रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि 2024 में हमने देखा रेड सी क्राइसिस उत्पन्न हो गया था, क्योंकि इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा था, एंड हाउदी रिबल्स जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, एंड इजराइल के मोस्टली पार्ट को कवर करके बैठा हुआ है, इस रेड सी से गुजरने वाले शिपमेंट पे अटैक करता था, पर्टिकुलरली इजराइल से रिलेटेड, जो कि एक चोक पॉइंट है। एंड रेड सी, एंड आप देख पाओगे ये गल्फ ऑफ एडन है, जिसके मुहाने पे यमन बसा हुआ है, एंड इस पूरे रीजन को हाउदी रिबल्स ने कंट्रोल कर रखा है। एंड गल्फ ऑफ एडन जोड़ने का काम करता है रेड सी को टू द इंडियन ओशन या अरेबियन सी, एंड आगे फिर आपको पता है स्वेज कनाल होकर हम मेडिटेरेनियन सी पहुंचते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है इंडिया के लिए, अफ्रीका के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, एंड आगे एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए। सो यहाँ पे हाउदी रिबल्स ने इस ट्रेड रूट को हैम्पर किया, बैडली हैम्पर किया, जिससे न केवल भारत के ट्रेड पे नुकसान पहुंचा, बल्कि इजराइल से होने वाले हमारे व्यापार को भी नुकसान पहुंचा। तो यमन में बैठे हैं हाउदी रिबल्स, आतंकवादी संगठन। ये केवल अकेला नहीं है, ऐसे बहुत से लोकल ट्राइबल ग्रुप्स यमन में खड़े हो चुके हैं, जो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, आई मीन सॉरी डेटर्मिनेशन की बात करते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको यूएई सपोर्ट करता है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको सऊदी अरबिया ग्रुप सपोर्ट करता है। अब आप देखिए यमन, यमन के ऊपर में वेस्टर्न एंड नदर्न रीजन में है सऊदी अरबिया, एंड सऊदी अरबिया के ऊपर ये छोटा सा देश है यूएई। सऊदी अरबिया इज लार्जर देन यूएई इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। एंड साथ में ही कतर देखने को मिलेगा, वहाँ पे छोटा सा देश बहरीन है, कुवैत है, इराक है, जॉर्डन है, एंड ये ईरान है। तो ये ओपेक कंट्रीज का भी पार्ट है। मुस्लिम ब्रदरहुड नामक संगठन सो कॉल्ड का भी हिस्सा है। अपने आप को मुस्लिम ब्रदरली कंट्रीज जो है डिक्लेयर करके बैठे हैं। हालांकि काफी अच्छे रिलेशन सऊदी अरबिया एंड यूएई के हैं, एंड दोनों के इंटरेस्ट है यमन में। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लगता है तो धरातल पे भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, एंड सेम आज यही हो रहा है। सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में एक मेजर या स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट भविष्य में हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को वार्निंग्स यहाँ पे दे रहे हैं। इवन आपको बता दूं, एक न्यूज ये भी सामने आई है कि यमन ने आर्म्स डील जो कि यूएई के साथ होने वाली थी, उसको जो है कि बैन कर दिया है, या कहें कि अभी के लिए होल्ड कर दिया है। ऑल राइट, सो और भी आगे जाने से पहले ये मैप आप जरूर देखिए। जो फ्रेगमेंटेड मैप है यमन का, वो कुछ इस तरह से दिखता है एज ऑफ नाउ 2025। एंड रिसेंट आपको पता होगा एक बहुत ही मेजर 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 जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई थी कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जिसका नाम है एसटीसी, बेसिकली हम आगे स्लाइड्स के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करेंगे, बट अभी के लिए आपको बता दूं, एसटीसी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, या कहें कि आतंकवादी संगठन है, जिसे
बैक किया जाता है यूएई के द्वारा। रिसेंट लेट दिसंबर में इन्होंने इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो आपको डॉटेड नजर आ रहा है। एंड ये वाला जो रीजन ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये पहले से ही इनके कंट्रोल में है, जो 2019, 2022, 2023 के आसपास इन्होंने कब्जाया था। एंड रिसेंट इन्होंने ये वाला पूरा रीजन कंट्रोल में ले लिया है। यहाँ पे दो इनके गवर्नरेट देखने को मिलते हैं, आसान भाषा में कहे दो राज्य देखने को मिलते हैं, जिनको इन्होंने अभी कब्जे में लिया है। एंड ये वाला जो रीजन है सना वाला, सना जो कैपिटल है यमन की, इसे कंट्रोल किया जाता है हाउदी रिबल्स के द्वारा। एंड बाकी ये वाला जो पोर्शन जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसे कंट्रोल किया जाता है एक सिविलियन, नॉट सिविलियन बट एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। एंड इसको यूएन एंड यूएस के द्वारा बनाया गया था साल 2022 में। वो उसको कंट्रोल करती है, जिसे पीएलसी के नाम से भी जाना जाता है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। एंड इस काउंसिल को सऊदी अरेबिया भी बैक करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है कि यमन के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट न हो, शांति के साथ रहे, यूनिफाइड रहे, ताकि सऊदी अरेबिया के भी जो बॉर्डर्स हैं वे सिक्योर रहें। अन्यथा ये जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सऊदी अरेबिया में भी चला जाएगा, उसको अपनी चिंता रहती है। तो इस रीजन को पहले कंट्रोल किया जाता था पीएलसी के द्वारा, बट अब इसे कंट्रोल किया जा रहा है मेजरली अगर देखा जाए तो एसटीसी के द्वारा। यही फ्लैश पॉइंट है, सबसे बड़ा कंसर्न का विषय बना हुआ है सऊदी अरेबिया के लिए। एंड इसे बैक कौन करता है? इसे बैक करता है यूएई। तो चलिए यहाँ पे यमन के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे यूएस इन्वॉल्व है, एंड कौन कौन से स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनके इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो रेड सी जो मैरीटाइम थ्रेट वो उत्पन्न हो चुका है 2023 से ही। इसके अलावा सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यमन में उत्पन्न हो चुका है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, और फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी एक बड़ा थ्रेट यमन के लिए बनता जा रहा है। उस पर कभी फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे अगर देखा जाए जो करंट डेवलपमेंट हुई है, करंट हमला हुआ है, उसको अगर समझने का प्रयास करें तो ये शुरुआत होती है साल 1990s से। 1990s एंड 1990 के बीच में जो हमने यमन देखा, आज का यमन वो दो भागों में विभाजित था, नदन यमन एंड सदन यमन। नदन यमन के अंदर जायदी सिया किंगडम का राज था, एंड ऐसे ही सदन यमन के अंदर मार्क्सिस्ट या कहें कि ब्रिटिश की ये कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, प्रोटेक्टोरेट था। सो ब्रिटिश कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ पे मार्क्सिस्ट विचारधारा बढ़ जाती है, एंड ऐसे में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन साल 1990s आते आते या 1991 में पर्टिकुलरली यूनिफिकेशन हो जाता है दोनों रीजन का, मर्जर हो जाता है सदन एंड नदन यमन का, एंड एक यूनिफाइड यमन हमारे पास या हमारे सामने उभर के आता है, रिपब्लिक ऑफ यमन, जिसे लेड किया जाता है सना बेस्ड लीडरशिप ने। ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी जो कि यूएन के द्वारा भी रिकॉग्नाइज थी, एंड यूएस इसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 1994 में दोनों के बीच में फिर से एक छोटा सा सिविल वार होता है, जहां पे नदन एरिया फिर से अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है, एंड वहीं से फिर छोटे छोटे लोकल सेपरेटिस्ट ग्रुप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगते हैं। फिर 2004 से 2010 के बीच में हाउदी इंसर्जेंसी अपने पीक पर होती है। छह जो है बड़े वार्स होते हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सना बेस्ड लीडरशिप थी, एंड हाउदी मूवमेंट्स के बीच में इन सना। हालांकि साउथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस बीच कमजोर होती जाती रही, एंड हाउदी रिबल्स अपनी पकड़ सना पे मजबूत करते गए। साल 2011 एंड 12 में अरब स्प्रिंग का एरा देखने को मिलता है, एंड उस समय पे ये जो प्रेसिडेंट थे इस कोएलिशन गवर्नमेंट के, सालेह करके,
उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, प्रोटेस्ट हो जाते हैं एंड फिर यूएन बीच में मीडिएट करवाता है, एक ट्रांजिशन वहां पे बिगिन हो जाता है, दोनों के बीच में मीडिएट करवाया जाता है। हालांकि हाउदी रिबल्स एंड एसटीसी जैसे ग्रुप्स इस मीडिएशन को नहीं मानते, तो लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। साल 2014 और 15 में कू होता है, मिलिट्री कू एंड वार देखने को मिलता है सना के अंदर ही। सऊदी लेड कोएलिशन इंटरवेन यहाँ पे करता है। सऊदी मार्च 2015 में आता है एंड सेम टाइम पे ही यूएई भी यहाँ पे एंट्री मार लेता है। तो ये वो साल था, साल 2015, जब सऊदी अरबिया यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाकर एंट्री करता है यूएई में, यमन में, एंड इसी टाइम पे एसटीसी को बैक करना शुरू करता है यूएई, और यूएई भी यहाँ पे एंट्री मार लेता है। 2019 एंड 2020 में एसटीसी क्लैशेस बड़े स्केल पे देखने को मिलते हैं। फाइटिंग बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। अब ये एसटीसी क्या है? सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, इसको बैक करता है यूएई एंड फाइटिंग होती है गवर्नमेंट के साथ में। गवर्नमेंट कौन सी? जो कि इंटरनेशनली यूएन के द्वारा या कहें वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बना के बैठाई गई है। ऐसे 2019 में फिर से लेजिटिमेट किया गया था पीएलसी को। ये बेसिकली 8 मेंबर की एक प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, जो फिलहाल के लिए लेजिटिमेट मानी जाती है। एंड 2022 में एक ट्रूस होता है पीएलसी के बीच में एंड हाउदी रिबल्स के बीच में। और भी स्टेक होल्डर्स वहां पे शामिल थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कंटिन्यू 2023, 24 एंड अभी 2025 में भी कॉन्फ्लिक्ट छोटे स्केल पे चाहे हो या बड़े स्केल पे वे होते रहे हैं यमन में। नाउ डोमेस्टिक एक्टर्स की बात करें, अब स्टेक होल्डर्स समझना जरूरी हो जाएगा। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, बट यहाँ पे डोमेस्टिक एक्टर्स एंड एक्सटर्नल एक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं यमन को फ्रेगमेंट करने में एंड यमन की जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बनाने में। तो हाउदी रिबल्स तो हैं, अंसार अल्लाह इनका है ये, तो जिहादी सिया मूवमेंट से ही बनकर उभरता है एंड इनकी आइडियोलॉजी है कि इसराइल से एंटी होना है, वेस्टर्न वेस्टर्न एंटी होना है, मींस एंटी वेस्टर्न एंड एंटी इजराइल आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। ये रिकॉग्निशन एंड डोमिनेंस सीख करते हैं यमन में। ये चाहते हैं कि सना बेस्ड जितना रीजन इन्होंने कब्जा कर रखा वो अलग से सेपरेट देश बने। ऐसे ही ROYZ रोग या PLC प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल 8 मेंबर की काउंसिल है, या कहें कि रिपब्लिक ऑफ यमन की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एक स्टेक होल्डर के रूप में शामिल है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है बट फ्रेगमेंटेड है। फिर आता है STC सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, यूएई से बैक करता है अपने इंटरेस्ट के लिए। ये भी चाहते हैं कि जो सदर्न एरिया है वो ऑटोनॉमी प्राप्त करे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर उभरे। एंड अदर लोकल एक्टर्स भी इसमें शामिल है, कुछ मिलिशिया ग्रुप्स भी हैं, टेरर ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, इस्लामिक स्टेट इन यमन वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ऐसे ही तारिक सालेह की जो नेशनल रेजिस्टेंस पार्टी है वो भी एक स्मॉल मिलिशिया के रूप में नामित है। ऐसे ही सुन्नी इस्लामिस्ट पार्टी भी है। इसके अलावा एक्सटर्नल एक्टर्स की बात करें तो सऊदी अरबिया एंड यूएई, हमने कहा 2015 में ये एंट्री मारते हैं यमन में, अपना अपना एक छोटा छोटा सेपरेटिस्ट ग्रुप बनाकर उनको बैक करना शुरू कर देते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ईरान इन्वॉल्व है, ईरान हाउदी रिबल्स को सपोर्ट करता है ताकि इजराइल के खिलाफ लड़ाया जा सके। एक प्रॉक्सी बनाकर वो ईरान यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। फिर यूएस एंड यूके वो यहाँ पे कहते हैं कि जो यमन की इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको गार्ड करने के लिए हम भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। हाउदी रिबल्स भी यूएस यूके यूएन के लिए एक मेजर सरदर्द बना हुआ है। यूएन एंड ओमान भी यहाँ पे फैसिलिटेट करवाते हैं ट्रू स्टॉक्स एंड डिप्लोमेसी डायलॉग, जो कभी होना नहीं है। सो ये स्टेक होल्डर्स थे। आई होप आपको इनके बारे में समझ आया होगा। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जैसा हमने देखा इस पूरे रीजन को STC ने कंट्रोल में ले लिया है एंड ऊपर यूएई एक
या 2 शिपमेंट भेजता है हथियारों से, बम बारूद से भर के, जो कि एसटीसी के लिए आता है, पर्टिकुलर यहाँ इस वाले रीजन में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिसको मुकल्ला पोर्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे बहुत सारे पोर्ट सिटी यहाँ पे हैं। एंड यहीं पे फिर सऊदी अरेबिया के द्वारा बॉम्ब किया जाता है, ये कहते हुए कि यूएई एक डेंजरस एक्शन यहाँ पे ले रहा है एसटीसी जैसे बड़े आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करके। एंड इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि एसटीसी एंड जो यूएई द्वारा बैक्ड एक ग्रुप है जिसका नाम है यहाँ पे नेशनल शील्ड फोर्स। यहाँ पे आप देखिए, नेशनल शील्ड फोर्स ए सऊदी फॉर्म्ड यूनिट एंड एसटीसी यमन द्वारा बैक्ड इंडिपेंडेंट एक सॉरी सेपरेटिस्ट ग्रुप, ये दोनों मिलके हाउदी रिबल्स के अगेंस्ट भी लड़ते हैं। इन दोनों का कोलिशन है, दोनों साथ मिलकर हाउदी रिबल्स को हराने के लिए काम करते हैं। यूएई का भी यही सपना है और सऊदी अरेबिया का भी, एंड जो इनकी पीएलसी है उनका भी। सबके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट फिर भी अब क्या ट्रिगर कर गया, देखिए यहाँ पे होता है डाइवर्जिंग इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। भले ही दोनों लंबे समय तक हाउदी रिबल्स के साथ लड़ते रहे हों, एनएसएफ एंड एसटीसी, लेकिन अभी हुआ यह है कि दिसंबर में इस पूरे रीजन को कब्जाने के बाद एसटीसी चाहता है इस पूरे रीजन को आजाद करवा के एक नया देश बनाया जाए, जिसे बैक कर रहा यूएई, जो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करेगा सऊदी अरबिया के लिए। सऊदी अरबिया चाहता है कि यूएई यमन एक यूनिफाइड, अनडिवाइडेड एंड प्रॉस्परस कंट्री के रूप में उभर के आए। प्राइमरी गोल क्या है, इंश्योर करना स्टेबल यूनिफाइड यमन अंडर ए फ्रेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट टू सिक्योर इट्स सदर्न बॉर्डर्स। ये सऊदी अरेबिया का एम है। लेकिन यूएई के इंटरेस्ट थोड़े से यहाँ पे अलग हो जाते हैं। यूएई चाहता है कि रेड सी पे अपना कब्जा हो, इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़े, यानी कि सिक्योरिंग करना चाहता है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, गल्फ ऑफ एडन में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। एंड सदर्न यमन में जो एसटीसी बैठा हुआ है उसको अपना लॉयल बनाकर ये काम करवाना चाहता है। आप देखोगे ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, अगर यहाँ से जो व्यापार होता है, जो मैरीटाइम हित इन्वॉल्व हो रहे हैं यूएई के, उनको सही से जो है मेटेरियलाइज करने का काम कौन करेगा, एसटीसी बिल्कुल करेगा। हालांकि यूए यमन के अंदर जो यूएई है उसकी फोर्सेस भी बैठी हुई हैं। सो करंट फ्लैश पॉइंट में ये दिसंबर 2025 था, एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन प्रॉमिसिंग फ्यूचर, जो कि किसके द्वारा चलाया गया, यूएई बैक्ड एसटीसी के द्वारा। ये भी बनता है फ्लैश पॉइंट। हदरामाउत और अल मराह दो गवर्नरेट हैं, दो बड़े प्रोविंस हैं यमन के, उनको सीज कर लिया जाता है इस ग्रुप के द्वारा। बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑयल रिच स्टेट है, स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल ईस्टर्न प्रोविंस है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स पाए पाए गए हैं या हैं, जैसे कि पेट्रो मसीला ऑयल फील्ड। ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है सऊदी अरबिया एंड यूएई के बीच में, क्योंकि इसको सीज करने के बाद जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या फिर कि ये कहीं कि डायरेक्ट चैलेंज मिलता है सऊदी अरेबिया को कि आप यहाँ पे कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी यहाँ पे फंड करिए आप ऑफिशियल गवर्नमेंट को, यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा यूएई का। तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक भी यूएई अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे चाह रहा है कि सऊदी अरबिया एक बड़ा एंड बिग प्लेयर या एक्टर बन के न उभरे, यूएई अपना रोल चाहता है। तो ये कुछ ऐसे फ्लैश पॉइंट थे जिनकी वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एंड ये न्यूज़ देखने को मिली कि सऊदी अरबिया ने यूएई से आने वाले एक शिपमेंट को बॉम्ब कर दिया, जिसमें हथियार बताए गए, एंड वे जाने वाले थे एसटीसी नामक सेपरेटिस्ट ग्रुप को। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। मैंने काफी प्रयास किया है कि जो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है इसको आप समझ पाओ अच्छे से। So diverging strategic interests have now led to the direct military and diplomatic confrontation between UAE and Saudi Arabia in Yemen.
तो यमन का केस थोड़ा अलग है। होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल अबाउट द न्यूज़। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।